सबमिटिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सही है। तो अच्छा, चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर दें। सही है, तो सबसे पहले फंक्शनल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो डिस्क्रीट टाइप सिग्नल की वो इस तरह होती है। ग्राफिकल में वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आ जाती है। सीक्वेंस के अंदर उसकी वाई एक्सिस की वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे ये है, ये -2, फिर ये 3 पे है, ये 2 पे है, और ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, -3 -2 पे है। तो इस तरह उसकी वाई एक्सिस की वैल्यूज आ जाती हैं, और जो ये एरो होता है वो इसका क्या नाम है, और कौन, और जो ये इसका और एरो होता है वो ओरिजिन शो कर रहा होता है, मतलब ये 0th इंडेक्स पे जो सी वाई वाई एक्सिस की वैल्यू है, सीक्वेंस के अंदर ये चीज शो हो रही होती है। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सही है, सही है सर। तो अच्छा, फिर उसके बाद ना अपना सही है, उसके बाद फिर एनर्जी और पावर वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। उसके अंदर यही है कि भाई ई एक्स का फॉर्मूला होता है, लिमिट जो होती है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई एन, जो पावर का फॉर्मूला होता है 1/2m प्लस ई एन, और ई एन बराबर होता है सबमिशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन और एन स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये ई एन का फॉर्मूला है। और यार इसमें ये चीज बुरी है। तो ये ई एन का फॉर्मूला है बेसिकली कि ये सबमिशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन और एन स्क्वायर, इसके ऊपर मेरे ख्याल से मॉडुलस भी होता है। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/2n+1 की पावर ई एन। वैसे भाई इसको इस तरह याद रखो कि अगर एनर्जी फाइनाइट होगी तो पावर 0, मतलब एनर्जी, अगर कोई भी सिग्नल एनर्जी है तो वो पावर नहीं हो सकता। और अगर एनर्जी और कोई भी सिग्नल एनर्जी नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब है कोई भी चीज एनर्जी नहीं है, तो वो पावर हो भी सकती है और पावर नहीं भी हो सकती। पी एक्स इक्वल टू फाइनाइट मतलब पावर हो भी सकती है, पी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब नहीं भी हो सकती। देखो, कुल भी पावर सिग्नल और कुल भी पावर सिग्नल, और कोई भी सिग्नल बहुत एनर्जी और पावर सिग्नल नहीं हो सकता, मतलब एक ही समय में ना वो एनर्जी हो सकता है ना वो पावर सिग्नल हो सकता है। और बेसिकली फॉर्मूला अगर हम पीएक्स का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी डिस्क्रीट टाइप पीरियोडिक सिग्नल का आपको वो निकालना है ना, पीरियोडिक सिग्नल, ये याद रखना, पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला रोहन, निकालना। हाँ, यार रोहन, इसमें जो हमने पावर निकाली है ना वो यूनिट स्टेप की निकाली है, सही है। कहाँ पर? जो ये शुरू शुरू में ना, जिसकी पावर मेरे ख्याल से इनफाइनाइट आ रही है, यूनिट स्टेप तो नहीं है। लिखा हुआ है ना, पावर ऑफ U1N। नहीं ना, पावर ऑफ यूएन कहाँ लिखा है? वो यार सबसे ऊपर, हाँ ये वाला जहाँ पे इनफाइनाइट निकाला है तुमने, फाइनाइट कहाँ नजर आ निकाला है रहा यार? है। ये हाँ, ये ये किसकी पावर निकाली है तुमने? यार ये पता नहीं, समझ नहीं आया किसकी निकली हुई थी। वहाँ लिखा हुआ तो है, UN लिखा हुआ है, वो देखो। नहीं, यूएन नहीं लिखा हुआ है, एन स्क्वायर कुछ लिखा हुआ है, इसको खोला हुआ है बस। नहीं, सिग्नल, अच्छा सिग्नल तो देखो ना तुम, सिग्नल किसकी पावर निकाली है तुमने? कहाँ की बात कर रहा चलो है छोड़ो, इधर? चलो छोड़ो। बता दे। चलो, नहीं, जहाँ P लिखा हुआ है, जहाँ P लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ। ये ये या ये? नहीं नहीं, हाँ यही वाला, जहाँ पावर जहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ, वो देखो सिग्नल कौन सा है। अच्छा यूनिट वाला, ये मुझे चीज समझ नहीं आई, पता नहीं किस क्या निकाला है। शायद यूनिट सिग्नल की हाँ निकाली हुई हो, क्योंकि इसका पिछला तो काम अगर, कोई है ही नहीं। हाँ लेकिन अगर यूनिट, रॉन अगर यूनिट की निकलेगी ना तो मैग्नीट्यूड गलत लिखे हुए हैं हमने शायद। हो सकता है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से ये शो कर रहा है कि यूनिट रैम की जो पावर होती है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब वो तो ये अच्छा यूनिट रॉन, रैम मुझे, सिग्नल पावर नहीं होता, पावर सिग्नल नहीं होता। अच्छा ये बता दो, जब भी हम पावर पावर निकालते हैं तो हमेशा 2n+1 से डिवाइड करते हैं
या जितने नंबर ऑफ हम मतलब सैंपल्स लेते हैं उसी से डिवाइड कराते हैं, जैसे एवरेज करते हैं हम एनर्जी नहीं में, क्या नहीं, करते हैं जितने भी नंबर ऑफ, हमेशा 1/2m + 1 से डिवाइड होगा, बस क्योंकि ठीक है, सही फॉर्मूले है, में है ये। सही है। लेकिन अगर इसका सही है। फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब आप ना पीरियोडिक सिग्नल का निकाल रहे होते हैं। सही है। तो पीरियोडिक फिर सिग्नल एनपी का हो जाता है 1/। हाँ हाँ, तो 1/NP फिर समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू NP - 1। NP आपका फंडामेंटल पीरियड है, और फंडामेंटल पीरियड किसी भी सिग्नल का इस तरह निकलता है कि इसको 2 पाई अलग कर दो इसमें से, और जो अपॉन में आएगी ना वैल्यू, वो आपका वो होगा अपना फंडामेंटल पीरियड होगा। फंडामेंटल। तो इस हाँ, तो फिर NP इक्वल टू 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस करो, ये आपका पावर आ गई इसकी। तो अगर अगर आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला निकालना है, तो इसका यार रोहन, बेसिकली तुम हाँ इसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे सर ने ना होमवर्क 2 में ना इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि पावर निकालो, सही है, जो हाँ, पीरियडिक है ना उसकी पावर निकालो। तो कोई ऐसा सही है। कोई तुम इंडिविजुअली सबकी मतलब कोर्स में वैल्यूज डाल डाल के सबकी वैल्यूज निकाल के सम कर रहे हो, या कोई अलग टेक्निक लगा रहे हो जिससे 5 मिनट में हो जाए? जैसे ये किसी सॉल्व किसी करना में है, लिमिट, हाँ सॉल्व करना होता है, पावर निकालनी होती है ना, कि इनफाइनाइट आ रही है नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल से या फाइनाइट ही आएगी ना। हाँ फाइनाइट आएगी तो बस ये बता दें कि हाँ ये फाइनाइट आएगी, क्योंकि सर ने ना उसमें वैल्यूज भी लिखी हुई हैं कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो फिर एक काम करना पड़ेगा कि फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर के जरिए। अच्छा, कैलकुलेटर के इधर ये करना पड़ेगा, तो मतलब हाँ, एक एक वैल्यू डाल के चेक करनी पड़ेगी। नहीं ना, डायरेक्ट सबमिशन भी निकलता है उसमें। अच्छा चलो वो बताना है ग्रुप में चलो टेक्निक। सही है। सही है। अच्छा, दूसरा जो सिग्नल है ना, वो है ना कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि आपका ये इसका सिग्नल है। कहाँ है मेरा काम, ये रहा। हाँ, ई जे डब्ल्यू को ओ एन है ना, ये इसका बराबर होता है कोस ओमेगा नॉट एम प्लस जे साइन ओमेगा नॉट एन। ये यूलर्स फॉर्मूला है, ये इसके बराबर होता है। सही है। अब अगर हम फॉर्म इसका ना एक और कोई फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर ना अगर हम मॉडुलस लगाए ना, तो मॉडुलस बराबर होता है इज इक्वल टू 1 के। ये एक फॉर्मूला है, ये अगर तुम लोग नेट पे भी देखोगे तो मिल जाएगा। ई की पावर आई एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो जब ये पूरी इक्वेशन है यहाँ से गायब हो गई है, और यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूले में एक्स एन का स्क्वायर है। और मतलब फिर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, सर ने कहा था ना, क्योंकि ना हम हमेशा ना मैग्नीट्यूड को सम करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो था हमारा वो एम्पलीट्यूड था, तो उसी का हमने सम कर दिया यहाँ पे, तो हमने हाँ इक्वेशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तो ये हमने मैग्नीट्यूड को सम कर दिया। देन ये एन पी ए स्क्वायर कैसे हो गया? क्योंकि ये जितनी उतनी बार ऐड होगा जितनी एन पी है। तो जब ये एन पी स्क्वायर हो एन पी ए स्क्वायर हो गया, मतलब समी ए स्क्वायर कितनी बार होगा? इतनी बार होगा जितने बार एन पी है। एन पी एक मल्टीपल है, मतलब अगर एन पी 4 है तो ए स्क्वायर 4 बार ऐड हो रहा होगा। एन पी अगर 5 है तो 4 4 बार ऐड हो रहा होगा ए स्क्वायर, तो 5 बार। तो इस तरह फिर ये एन पी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये इस इक्वेशन फॉर्म में आ गया, कटा और पावर ए स्क्वायर आ गई। अच्छा, उसके बाद है कि मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एम्पलीट्यूड स्केलिंग में हम किसी भी सिग्नल पे ए लगा देते हैं, स्केलिंग हो जाती है। सिग्नल एडिशन में 2 सिग्नल ऐड हो जाते हैं, सिग्नल मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई होते हैं, बस यही है। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है? टाइम शिफ्टिंग में ये होता है कि 2 चीज़ें होती है, डिले होती है और एडवांस होती है। अगर हम n माइनस के करेंगे तो हमारा सिग्नल ना आगे चले जाएगा। मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ना, डिलेट कहाँ है? इसका ओरिजिनल सिग्नल कहाँ है? हाँ, ये रहा। ओरिजिनल सिग्नल देखो यहाँ पर है। तो अब -1 ये जो इसकी वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, इसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा। ओरिजिन फिर इसका ये हो जाएगा आपका -1 के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है। जैसे ये एक सीक्वेंस है, तो पहले इसका जो ओरिजिन था वो यहाँ था 2 पे। तो देन क्या होगा कि जैसे हम इसको शिफ्ट राइट करेंगे ना, मतलब सिग्नल को थोड़ा राइट पे लेके जाएंगे, तो वो डिले हो जाएगा और इसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा। ये बात यहाँ पर रखने ये वो नोट करने वाली है कि जब भी हम राइट करते हैं ना, तो ओरिजिन लेफ्ट पे आ जाता है। तो भाई ये, और एडवांस के अंदर हम सिग्नल को पीछे करते हैं। और अच्छा, डिले करने के लिए हम माइनस के लगाते हैं। एन के साथ माइनस के होता है, मतलब पॉजिटिव के होता है। और
अगर हमें लेफ्ट करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है, तो माइनस होता है के। अच्छा, फोल्डिंग में ये होता है पूरा सिग्नल रिवर्स हो जाता है। ये देखो, यार ये मेरे शायद मेरे पीडीएफ होती, तो ये सिग्नल पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे था, यहाँ पर आ गया, यहाँ था, यहाँ पर आ गया, यहाँ था, यहाँ पर आ गया, पूरा सिग्नल रिवर्स हो जाता है। अच्छा, एक एक अपना अगर हम किसी भी सिग्नल को, और अगर वो इवन सिग्नल है, अगर उसको हम होल्ड करेंगे ना, तो हमेशा सेम सिग्नल आएगा। ये तो वो सिमेट्रिक सिग्नल भी कहते हैं उसे, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। फोल्डिंग करने के बाद भी यही से ये जो पहले जो सिग्नल था वही आ रहा होगा। और -n के साथ अगर हम किसी भी और सिग्नल को करेंगे ना, तो उसके अंदर उसकी जो वैल्यूज है वाई एक्सिस की, वो उल्टी हो जाएंगी। मतलब ये है कि ये घूम जाएगा यूं करके, ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, और नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू उलट उलट जाएंगी, और सिग्नल के साथ मतलब माइनस आ जाएगा, तो वाई एक्सिस की वैल्यू उलट जाएंगी। उसके बाद ये लिखा है कि वैल्यू ऑफ सिग्नल एट द ओरिजिन विल ऑलवेज बी 0 फॉर ऑड सिग्नल। ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया था, पता नहीं क्या है लिखा है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि अगर हम पहले फोल्ड करें और फिर डिले करें, या फिर हम पहले डिले करें या फोल्ड करें, दोनों अलग-अलग चीज़ है, मतलब दोनों से डिफरेंट आंसर आएँगे। तो कोई भी एक्सन सिग्नल था, उसको सबसे पहले हमने डिले किया, तो एक्सन माइनस के हो गया। फिर उस एक्सन माइनस के को जब हमने फोल्ड किया ना, फोल्ड का मतलब है कि एन में से एन को माइनस लगा दो। जब हमने यहाँ माइनस लगाया, तो -n -k ये आया। अगर हम ये एक चीज़ कर रहे हैं कि पहले फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड में -n आ जाएगा, देन डिले कर रहे हैं तो फिर आएगा -n प्लस k। क्यों प्लस k क्यों आ रहा है? क्योंकि डिले में क्या होता है, किसी भी अगर आपको फोल्डेड सिग्नल को डिले करना है ना, तो हमेशा पॉजिटिव k ऐड होता है, ना कि -k। सही है? ये भी एक याद रखने वाली बात है। अच्छा, कह रहा हूँ बराबर डिले के में पॉजिटिव के मतलब ये कि कोई भी अगर तुम्हारा सिग्नल है ओरिजिनल जिसमें कोई फोल्डेड नहीं है, तो जब भी हम उसको डिले करते हैं ना, तो n-k करते हैं। लेकिन जब भी कोई फोल्डेड सिग्नल है, मिसाल के फोल्डेड सिग्नल मतलब -n है, तो उसको डिले हमेशा पॉजिटिव k से किया जाता है। सही है? अच्छा, मतलब सिम वही ना कि n की जगह n-k पुट कर देंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो डिले ही होगा। हाँ, डिले होगा लेकिन पॉजिटिव शो करेंगे कैव को, ये कहना चाह रहे हाँ। हो? हाँ, मतलब सही। k पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि अगर तुम इसका करो ना कि n -n प्लस k इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू माइनस में ही आएगी। वो मतलब इज इक्वल टू के बाद सॉल्व करोगे तो वो डिले वाली कांस्टेंट आ रहा होगा। अच्छा, अगर किसी भी सिग्नल को हम सबसे पहले एडवांस करते हैं देन फोल्ड करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर उसका ये सिमिलर हो जाएगा किससे, फोल्ड कि आप पहले एडवांस करो फोल्ड करो, ये सिमिलर हो जाएगा कि पहले आप फोल्ड करो या डिले करो। ये भी बात है वैसे, ये सब इतनी। अच्छा, कोई भी सिग्नल जो है वो इवन या ऑड में डिकम्पोज हो सकता है इस तरह। इसी तरह तो ये भी फॉर्मूला ही है कि अगर आपको इवन सिग्नल निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला है, ऑड सिग्नल निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला है। टाइम स्केलिंग का मतलब ये है कि आप डाउन सैंपल करो या अप सैंपल करो। जब भी आप के पॉजिटिव के रखते हो, मतलब के को मल्टीप्लाई में रखते हो 2n, तो जितनी भी आपकी ओरिजिन से मल्टीपल पे वैल्यूज है ना, 2 के मल्टीपल में वो आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर 2n है, तो ओरिजिन के 2 का मल्टीपल देखना है, एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, तो -1 और 2 आ गई। और इस तरफ भी देखना है, राइट हैंड साइड दोनों साइड पे, तो -1 और आगे कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं आई, तो 2 -1 4 -1। और इसी तरह अगर हमें अप सैंपल करना है, अप सैंपल करने के लिए 3 टेक्निक होती है कि आप ये अप सैंपल में ये होता है कि आप अपनी वाई की एक्सिस की वैल्यूज बढ़ा रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पर आप जीरो, अगर आपको जीरो इंटरपोलेशन करनी है तो आप दो वैल्यूज के दरमियान में आप जीरो वैल्यूज डालोगे। अगर आपको लीनियर इंटरपोलेशन करनी है तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन डालोगे। फिर अगर आपको स्टेप इंटरपोलेशन करनी है तो आपको रिपीट करोगे एवरी सैंपल के -1 टाइम्स। ये ज़्यादा अच्छा वैसे तुम लोगों को होमवर्क से समझ में आएगा, होमवर्क में ये चीज़ हुई हुई है स्टेप इंटरपोलेशन वाली। हाँ, अच्छा मुझे ना अरिथमेटिक मीन वाली बता दो कि इंटरपोलेशन हमेशा दो सैंपल्स के दरमियान होती है ना?
दरमियान में होती है। मिसाल के तौर पर एक 1 सैंपल है और 2 सैंपल है। हाँ 1 और तो 2 क्या होगा, सैंपल है। तो 1 और 2 के दरमियान में निकालना है ना, तो स्टेप इंटरपोलेशन में जो लेफ्ट वाला है वही आ जाएगा, सही है। हाँ उसमें तो लेकिन वही आ लीनियर जाएगा, रिपीट हो इंटरपोलेशन में जाएगा। दोनों का, हाँ दोनों का मीन आएगा, दोनों को थ्री प्लस थ्री करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 3 हो जाएगा ये। हाँ, तो ये फिर ये सही है। हर मतलब हर सैंपल के दरमियान एक वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें। अगर मिसाल के तौर पर के की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मैं 4 माइनस 1 3 आ रहा है, तो मैं 3 बार उसमें मीन डाल दूंगा उनके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। हाँ, मेरे ख्याल से क्या बोल रहा है, तो दोबारा बोलिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि ना मेरे पास ना 1 ओवर 2 है इक्वेशन में, उसमें कह रहे हैं कि हाँ, अप सैम्पलिंग करो, तो ये के की वैल्यू मेरे पास 2 हाँ, गिवन है, मिसाल के तौर पर 4 सही है। गिवन है, सही 4 है। हाँ, तो हमें क्या करना होता है, के माइनस 1 टाइम ना अरिथमेटिक मीन को ना हमें उन दो सैंपल्स के दरमियान डालना होता है, सही है। सही है। अब अरिथमेटिक मीन तो मैं हर सैंपल के लिए अलग निकालूंगा ना। हाँ, मतलब हाँ, हर सैंपल का अलग-अलग निकलेगा, हर 2 सैंपल के दरमियान में तो क्या करेगा, फिर 3-3 अरिथमेटिक मीन डाल देगा सेम। अच्छा सही सही। या ज़ीरो इंटरपोलेशन में 0 3 बार डाल देगा अगर तेरी 4 के की वैल्यू है, सही है। तो सही है। व मैं अगर हम यहाँ होमवर्क देख लेते ना तो थोड़ा समझ में आया था। मैं होमवर्क लगा लेता हूँ। ये समझ नहीं आ रहा होगा कौन होम, तुम्हें। सर ने सिर्फ स्टेप का बोला हुआ किस स्टेप का है, बोला था? स्टेप का बोला है, लीनियर और उसका जीरो का शायद नहीं बोला। अच्छा, तो नहीं ना, मैं एक बार ना होमवर्क से स्टेप का बता देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है। अच्छा, कहाँ है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ना, तो बी पार्ट में ये बोला है कि जो ये यहाँ पर ये वाला सिग्नल है ना, ए पे जो सिग्नल निकला है आपका फाइनल, तो उसको आप इन जीरो इंटर वो अपना स्टेप इंटरपोलेशन करो। तो ये देखो -2 और 1 के दरमियान हमने क्या डाला, -2 डाल दिया, पहला वाला सैंपल डाल दिया। 1 और 3 के दरमियान हमने ये क्योंकि स्टेप इंटरपोलेशन में हमेशा रिपीट करते हैं हम पहला फर्स्ट सैंपल। 1 और 3 के दरमियान हमने देखो 1 और 3 के दरमियान हमने 1 और 3 के दरमियान हमने 1 डाल दिया, क्योंकि ये वाला सिग्नल डाल दिया। अब 3 और -1 के दरमियान 3 और माइनस 3 और -1 के दरमियान 3 डाल दिया, मतलब पहला वाला। -1 और 2 के दरमियान देखो, -1 और 2 के दरमियान हमने -1 डाल दिया। कहाँ ये रहा, -1 और 2 के दरमियान हमने -1 डाल दिया। 2 और 1 के दरमियान हमने 2 डाल दिया। ये समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ रोहन समझ आ रहा है। सही है। तो मतलब ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब कोई एक ऐसी चीज़ है कि हमें -2n+1 निकालना है, तो सबसे पहले हम बताऊँ इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें ये करते हैं कि पहले सबसे पहले टाइम शिफ्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप ये करना चाहिए कि आप सबसे पहले टाइम शिफ्ट करो, ये रूल है। सबसे पहले आप टाइम शिफ्ट करो, देन आप क्या करो, देन आप ये टाइम स्केलिंग करो, देन आप फोल्ड करो, ये रूल समझ लो। सबसे पहले टाइम शिफ्ट, सबसे पहले सही है, सबसे पहले टाइम शिफ्ट, उसके बाद टाइम स्केलिंग, देन फोल्ड। तो यहाँ पर देखो -2n+1 है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले टाइम शिफ्ट किया है। तो टाइम शिफ्ट का क्या मतलब है, ओरिजिन आगे और ये +1 एडवांस हो रहा है तो ओरिजिन पीछे हो गया। तो ओरिजिन ये हमारा पीछे हो गया एडवांस में, डिले में हमारा ओरिजिन आगे हो जाता है। और 2n+1 का मतलब ये है कि 2n का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ इवन वैल्यू उठानी है। तो ओरिजिन से हमने इवन वैल्यू उठा ली, 1 -3 3 और 1, और राइट साइड पे भी 1 और 2 ये उठा ली। फोल्डेड का मतलब है कि पूरा सिग्नल को उलट दो, मतलब 2 1 -3 3 और 1, ये देखो ये उल्टा आ गया। ये चीज हो रही है। ये याद रखने में चाहिए चीजें, इसके अंदर
ऐसा सिग्नल आएगा और कुछ दे दें, टाइम स्केलिंग होगी, देन फोल्डिंग होगी। अच्छा, ये आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक क्या है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक में ये होता है कि कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम स्टैटिक जब है जब वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड है। अब देखो xn प्लस 5 n, तो ये तुम लोग देख रहे होगे कि ये सिर्फ प्रेजेंट सैंपल पर डिपेंड है कर रहा है। अगर मैं यहाँ 0 डालूंगा तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, सिर्फ उसी टाइम इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। सही है। तो स्टैटिक, ये स्टैटिक हो गया, और स्टैटिक को हम मेमोरी लेस भी कहते हैं। और अगर मैं दूसरा वाला अगर एग्जांपल देखो, उसके अंदर y इज इक्वल टू xn माइनस 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो 0 -1 -1, मतलब वो मुझसे प्रीवियस मांगेगा, सैंपल की वैल्यू मांगेगा जो मेरे पास, जो कि मेमोरी, वो जो कि प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, पास्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फिर ये डायनेमिक सिस्टम हो गया। इसका मतलब है कि ये मेमोरी वाला सिस्टम है, कितना टाइम, 1 यूनिट। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर ये देखो कि सबमिशन मांग रहे हैं पिछले के टाइम सैंपल्स का। तो इसमें कहाँ कितने कितने टाइम सैंपल तक के, एन टाइम प्रीवियस सैंपल तक ये मांग रहा है। तो जब ये एन यूनिट मेमोरी लग रही है तो ये भी डायनेमिक सिस्टम है। ये भी और ये पूरे इन्फिनिटी प्रीवियस जितने भी सैंपल है इन्फिनिटी तक, उतने तमाम सैंपल्स की वैल्यूज मांग रहा है। तो ये मेमोरी हो गई। तो ये स्टैटिक वो होता है कि सिर्फ प्रेजेंट सैंपल पर डिपेंड करे बस, और बाकी इसके अलावा सारे डायनेमिक होते हैं। सही है। अच्छा, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट में ये होता है कि टाइम इनवेरिएंट में ये होता है कि अगर आप किसी भी सिग्नल को डिले करोगे, डिले से मुराद ये है कि एक सिग्नल है, इसको आप आगे बढ़ा दोगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन टाइम इनवेरिएंट के अंदर और टाइम अंदर ये होता है कि अगर आप डिले करोगे तो वो सिग्नल शुरू हो चुका होगा और आपको आगे वाली वैल्यूज मिल रही होंगी। अगर इसको एक्सप्रेशन के उसमें देखा जाए तो हम किसी भी सिग्नल को डिले करेंगे तो वो जो आपका आउटपुट आएगा ना, वो वाई माइनस क्या आएगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, छोड़ो। तो टेस्ट द फॉलोइंग सिस्टम फॉर टाइम इनवेरिएंस। सही है। तो तो इसमें सबसे पहले भाई ये याद रखो, सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड देखनी है, फिर देन लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम ये वाई एन में एन माइनस के इनपुट करेंगे तो क्या होगा, एन की जगह ना सिंपल एन माइनस के इनपुट कर दो। जब भी आप ओवरऑल सिस्टम निकाल रहे हो ना, तो इसमें ये कर दो कि एन की जगह एन माइनस के इनपुट पुट कर दो, एन माइनस के एन के -1। सही है। तो ये हो गया। और अब आप निकाल लेंगे ये वाली साइड, राइट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का ये आ रहा है, अब राइट हैंड साइड निकालेंगे तो हमें राइट हैंड साइड की ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको ये वाई एन माइनस के देता है। तो जब हम एक्सएन सिग्नल को डिले करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि आप पूरा सिस्टम को डिले करते हो एन माइनस के और मैं एन माइनस के -1। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये कि ये दोनों देखो बराबर आ रहे हैं, तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। थोड़ा आगे और अच्छा समझ में रोहन आए। एक बार दोबारा समझाओ ये। नहीं, ये इससे नहीं बल्कि अगली एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला देखो, ये वाली है ना एक्स एन स्क्वायर वाली। अब ये देखो, हमें सबसे पहले निकालना है वाई एन माइनस के ओवरऑल ये वाला। ओवरऑल निकालने के लिए आप बेसिकली ये करते हो कि सिंपली एन के अंदर एन माइनस के डाल दो। सही है। एन के अंदर एन माइनस के डालोगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के का होल स्क्वायर। सही है। तो अब ये आपने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया, अब आपको राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए ना, मतलब ये वाली साइड, इसकी आप निकालोगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप x के अंदर n माइनस के डालोगे ना, तो ये अब ये होगा कि आपका n स्क्वायर ऐसी रहेगा। तो ये ओवरऑल सिस्टम पे आते हैं, देखो माइनस के एन स्क्वायर के साथ माइनस के लग जाएगा। यहाँ पर हम n के अंदर n की वैल्यू नहीं डालते, बल्कि n से बाहर आती है। थोड़ी अजीब सा है ये, तुम लोगों ने बहुत सारी हाँ रोहन एग्जाम्पल समझ आ देख, हाँ बहुत सारी एग्जाम्पल देखे आगे समझ में आ जाए। सबसे पहले याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड पहले कैलकुलेट करेंगे, देन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी आप वाई एन माइनस के निकाल रहे हो तो उसमें सिंपल आप एन के अंदर ना सिंपली एन माइनस के डाल दो।
तो यहाँ पर जब तुम n स्क्वायर के अंदर n माइनस के डालोगे ना, तो क्या होगा कि n माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सेंस बना रहा है। दूसरे में क्या होता है कि इसके साथ ना ऐड हो जाती है, अपेंड होता है। जब भी आप राइट हैंड साइड का निकाल रहे हो ना, उसके अंदर चीजें अपेंड होती है, वहां पर चीजें पुट नहीं होती बल्कि अपेंड होती है। तो n स्क्वायर के साथ माइनस किया आ जाएगा। सही है। सही है रोहन। अच्छा, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर में यही होता है कि भाई अगर आप किसी भी दो सिस्टम को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, देन ऐड करो, या फिर ट्रांसफॉर्म करो, वो बराबर आता है कि आप ट्रांसफॉर्म करने के बाद कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। सही है। तो अगर a2 0 होगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, और पता नहीं तो ये चीज समझानी है। वैसे a2 इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा, a1 इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा। कुछ नहीं हो रहा, वैल्यू डालना है और इक्वेशनें निकालनी है। तो इसको इग्नोर भी कर दो तो मसला नहीं है। अब देखो, अब यहाँ अगर हमें ये एग्जाम्पल है मेन, अब हमें इसके अंदर ये लीनियरिटी चेक करनी है कि कोई भी सिस्टम लीनियर कब होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ये सबसे पहले हम करेंगे कि पूरा जो वो है ना a1, उसको हम कर देंगे, इनपुट पर डाल देंगे। तो a1 x1, और मतलब ये इंडिविजुअली निकाल रही है, अवर ऑल निकाल रहे हैं। अवर ऑल सिस्टम पे ट्रांसफॉर्म लग रहा है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट पहले से मल्टीप्लाई हो गए, देन ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। तो जब हमने ये डाला तो इसके हिसाब से देखो कि एक्स एन के पूरे में वो आ गया, मॉडुलस आ गया। तो यहाँ पर देखो मॉडुलस आया हुआ है। और अगर आप इंडिविजुअल पे निकाल रहे हो तो यहाँ पर फिर इंडिविजुअल पे वो आएगा, मॉडुलस। और ये बराबर नहीं है, तो ये नॉन लीनियर है। ये चीज समझ में आ रही है? बहुत अजीब चीज है वैसे इसमें। हाँ रोहन, आ गई। हाँ भाई, ये बात मेनली तुझे सेशन लेना, तुमको समझ में आ रहा है? हेलो। मुश्किल हो रही है बहुत। मुश्किल हो रही है? क्या मसला हो रहा है? ये भी तुमने जो बताया ये वाला फिर से बताओ। देखो भाई, ये हो रहा है कि सबसे पहले आप ये देखो, आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे पूरे सिस्टम के अंदर। सही है। तो जब ये सिस्टम है तो इसके अंदर आप ये देखो, अब यहाँ पर आपका जो है वो वाई एन है, ये समझ लो। और वाई एन के अंदर का रिजल्ट क्या है? एक्स एन है। यार ये इस तरह समझो, ये अपना, हाँ सही है। सबसे पहले आप ये चीज निकालोगे, देन आप ये चीज निकालोगे। सबसे पहले आप ये चीज निकालोगे इज इक्वल टू से लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड। उसके बाद फिर क्या करोगे? सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका पूरे सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा ना पूरा, उसके अंदर आपके इस सवाल के मुताबिक वो लग जाएगा, मॉड्यूलस। सही है, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सही है। सही है, पूरा सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है। और अब इसका दूसरा हैंड साइड क्या है कि आप इंडिविजुअल सिग्नल पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। जब आपने इंडिविजुअल सिग्नल पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल देखो, सिर्फ एक्शन के अंदर इंडिविजुअल में लग रही है, पूरे सिस्टम में नहीं लग रही कांस्टेंट के बाद, बल्कि कांस्टेंट के अंदर जो सिग्नल है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। तो जब हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए ना, तो ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस लग जाएगा इंडिविजुअल के अंदर। यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है, इंडिविजुअल इज इक्वल टू ओवरऑल है या नहीं। जब सही। हमने पूरे ओवरऑल में ये लगाया तो मॉडुलस तो ये आया, जब हमने इंडिविजुअल सिग्नल पे लगाया तो ये आया, जो कि डिफरेंट आ रहे हैं, जो कि नॉन लीनियर है। अच्छा, अब इसमें ये देखोगे e की पावर एक्स एन। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पूरा का पूरा e के ऊपर एक्स एन घूम जाएगा, और एक्स एन हमारे पास ये पूरा है। और राइट हैंड साइड में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। तो होगा क्या कि a1 e की पावर x1, मतलब इंडिविजुअल सिग्नल पे ये चीज लगेगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन x1
ट्रांसफॉर्मेशन x2, तो वो इंडिविजुअल ही एक्सपोनेंशियल बनेंगे, ना कि पूरा सिस्टम। जब पूरा सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, तो पूरा सिग्नल e की पावर में चल जाएगा। लेकिन जब हम इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर इंडिविजुअल सिग्नल ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, वो पावर में जाएंगे सवाल के मुताबिक। तो बेसिकली फिर ये सही है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। अगर आप ये चीज देखो एन स्क्वायर वाली, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की, तो इसके अंदर जब हमने पूरे पे लगाया, तो स्क्वायर सिर्फ एच जो एन होता है ना इसके साथ, तो उसके साथ स्क्वायर लगा बस। ये अंदर कैसे घुस गया? हाँ, एन स्क्वायर। और यहाँ पर हमने इंडिविजुअल भी लगा, तो जब भी एन स्क्वायर ही आया। थोड़े अजीब से फॉर्मूले हैं ये, ज्यादा एग्जाम्पल लिखोगे जब भी तुम लोगों को थोड़ा पैटर्न का पता चल पाएगा कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखो ये एक सिस्टम है, यहाँ पर लगा है आपका हाँ, ये देखो यहाँ पर पूरे में लगे, ये बी बाहर क्यों है शाहनवाज? रोहन, क्योंकि अरे जो शाहनवाज। सिस्टम की वो है ना करेक्टर, रोहन सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, हाँ हेलो, हाँ क्या हाँ, कर रहा है बोल कि बोल। ना कांस्टेंट को पहले उस पूरे एक्साइटेशन से मल्टीप्लाई करा रहा है, फिर उसी उसी में ना बी को ऐड भी कर रहा है। ये सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आउटपुट वो इस तरीके से देगा। तो जब हमने पहले एक वेटेड सम हमने जब उसका किया एक्साइटेशन का, तो उस पूरी एक्साइटेशन को ना वो क्या कर रहा है, ए से मल्टीप्लाई करा रहा है, फिर उसको बी में ऐड भी कर रहा है। समझ आई? सही है। हाँ, फिर ये देखो ये पूरे अवलोक सिस्टम के साथ आपका पूरा वो आ गया, और यहाँ पर देखो इंडिविजुअल सिग्नल के साथ आया है, तो जो कि नॉन लीनियर है। और नॉन रिलैक्स उसे कहते हैं जिसमें आपका ना वो कोई एक्टिविटी हुई भी होती है। मतलब जो पिछले किसी इनपुट पे ना वो कोई आउटपुट दे रहा होता है, तो इसमें बी बी ना वही चीज है। हाँ, मतलब आपने ये है कि कोई एक्टिविटी की हुई है, बी वही चीज़ है कि आपने किसी भी इनपुट के ऊपर ना आपने बी को ऐड करवाया हुआ है, तो ये आपने कोई एक्टिविटी की हुई है, तो जब ये नॉन रिलैक्स सिस्टम बन जाता है। और नॉन रिलैक्स सिस्टम हो सकता है कि वो नॉन लीनियर ही हो, और मतलब लीनियर को नॉन लीनियर कर देते हैं वो उठा के। अच्छा, कॉजल नॉन कॉजल में ये होता है कि कॉजल का मतलब ये होता है कि वो प्रेजेंट और पास्ट पास्ट सैंपल पे डिपेंड है या नहीं, मतलब प्रेजेंट सैंपल एंड और पास्ट इनपुट सैंपल। इसका मतलब है कि प्रेजेंट तो होगा ही होगा, लेकिन पास्ट इनपुट सैंपल हो या ना हो, तो वो कॉजल सिस्टम है। और नॉन कॉजल सिस्टम ये होते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखो लिखा हुआ है प्रेजेंट है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, ये नॉन कॉजल होता है। और कॉजल के अंदर प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, एंटी कॉजल के अंदर फ्यूचर होते हैं एक्सट्रीमली, मतलब सिर्फ फ्यूचर सैंपल्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट है और पास्ट है, तो ये आपका हो गया कॉजल। अब यहाँ पर एन स्क्वायर, यहाँ पर तो तुम 2 डालोगे ना, तो उसका एन स्क्वायर क्या आएगा 4, तो मतलब वो 2 टाइम इंडेक्स है, 4 टाइम इंडेक्स की वैल्यू मांग रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर को मांग रहा है, फ्यूचर वाले को मांग रहा है, तो ये नॉन कॉजल हो गया। रोहन, हाँ हाँ, ये रोहन एंटी कॉजल इसलिए नहीं अपना हुआ क्योंकि है क्या हुआ? नहीं नहीं, बस समझ आ गया। सही है। अच्छा, वाई एन के अंदर तुम -1 डालोगे, तो वो क्या मांगेगा, आगे का सैंपल मांगेगा। देखो ये भी नॉन कॉजल है, मतलब कॉजल वो है जिसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट है, नॉन कॉजल वो है जो कि फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी और पास्ट भी है, एंटी कॉजल वो है जिसके अंदर फ्यूचर सैंपल पर डिपेंड है पूरी तरह। नॉन कॉजल में ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों होना जरूरी नहीं है। फ्यूचर तो जरूरी है, और प्रेजेंट और पास्ट में से भले एक हो या दोनों दोनों ना हो। नहीं, मेरे अगर वो दोनों नहीं होंगे ना, तो सिर्फ पूरा एंटी कॉजल होगा, प्रेजेंट या पास्ट में से कोई एक होना जरूरी है हाँ, ना? कोई एक उनमें से होना जरूरी है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, या दोनों भी हो सकते हैं। दोनों भी हो सकते हैं, बस हाँ ये बिल्कुल। कहना चाह रहा है कि अगर प्रेजेंट है ना, तो और एटलीस्ट वन उसके पास फ्यूचर पे किसी सैंपल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है वो।
हाँ मतलब ये बात है। फ्यूचर फ्यूचर और प्रेजेंट हो, या फिर फ्यूचर और पास्ट हो, या फिर फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट तीनों हो, तो नॉन कॉजल रहेंगे। नॉन कॉजल होगा, सही है। तो ये बात है। अच्छा यहाँ ये एंटी कॉजल क्यों नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है क्योंकि अगर तुम यहाँ 1 डालोगे ना तो वो 1 पे ही मांगेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया, दैट्स व्हाई इट्स नॉन कॉजल। अच्छा स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम, इसकी सबसे अच्छा यही है कि आप ना वाई एक्सिस की वैल्यूज देखो। यहाँ पर जो आपके वाई एक्सिस की वैल्यूज होंगे ना वो देखो। अगर वाई एक्सिस की वैल्यूज एक ही फाइनाइट है, इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल सिस्टम है। और अनस्टेबल सिस्टम का अपोजिट। तो अगर तुम ये वाला सिग्नल देखो एन वाला, तो इसमें क्या होगा कि तुम हर इंडेक्स पे निकालोगे ना तो वो हर इंडेक्स पे 1 मल्टीप्लाई करता रहेगा, और वो इसकी वैल्यूज लीनियरली बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, अब पता नहीं इन्फिनिटी तक चले जाए, तो जब ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर तुम ये एन स्क्वायर एन निकालोगे, एन अगर तुम 1 डालो तो उसका क्या आएगा, 1, 2 डालो तो 4 आएगा, और 4 के अंदर वो कोई एक फाइनल इनपुट दे रहा होगा, इसमें कोई वो नहीं जा रही होगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग नहीं जा रही होगी। इसके अंदर आपको बस ये याद रखना है कि वाई एक्सिस की वैल्यूज आपकी लिमिट हो। जैसे कॉस्ट का जो होता है ना, कॉस्ट के अंदर वो वाई एक्स 1 या मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वो वाई एक्सिस पे 1 में जाता है या नेगेटिव पे -1 में जाता है, इससे इससे ऊपर या नीचे भी नहीं जाता, तो जब भी वो स्टेबल होता है। तो कोई भी सिस्टम स्टेबल जब होगा जब उसके ना वाई एक्सिस की वैल्यूज एक फाइनाइट अमाउंट दे रही हो, वो इन्फिनिटी ना जा रही हो। तो तो हाँ, बात लेकिन ये, और बाकी यूनिट डिले एक्स इस तरह ऑफ होता है। यूनिट, हाँ, लेकिन हम इससे कैसे हाँ पता चल हाँ सकता बोलो। है कि एक्स ऑफ एन स्टेबल होगा? एक्स ऑफ, एक्स ऑफ एन स्क्वायर है ना, हाँ हमेशा, वो हमें कैसे पता चलेगा हाँ स्टेबल होगा? वो तो तो हम हमेशा हम बाउंडेड इनपुट ही देंगे। स्टेबल के अंदर हमेशा हम बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट आता है, तो यहाँ पर अगर तू बाउंडेड इनपुट ही देगा, यहाँ पर इन्फिनिटी दे ही नहीं सकता, समझ रहे हैं? मतलब मैं ये इन्फिनिटी तो नहीं दूंगा ना, वैल्यू क्योंकि आपकी जा सकती हमेशा है, आपको करने पता के नहीं लिए है। बाउंडेड इनपुट ही देंगे। इन- हाँ तो मतलब उस पे अब मिसाल के तौर पर मैं इसको 2 देता हूँ, तो 2 स्क्वायर आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब ये कि वो सही एक है। टाइम इंडेक्स पे सी कोई वैल्यू होगी लाजमी। सही है। अब सही है मिसाल के तौर पर यार, लेकिन तुम एक्स की जगह अगर तुम यूनिट इम्पल्स ले लो तो वो हमेशा 1 देगा। हाँ, लेकिन मैं यही लेकिन कहना चाह रहा हूँ कि वो तो सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड करता है ना। अब मुझे क्या पता एक्स ऑफ एन क्या है, कौन सा सिग्नल है? हाँ ये बात तो पता नहीं है, ये वैसे सर सही तरह बता पाएंगे, लेकिन ये है कि इसका अच्छा यही है कि एक्शन को ना यूनिट स्टेप कंसिडर कर लो। एक्शन कोई भी सिग्नल हो उसको यूनिट स्टेप कंसिडर कर लो, देन आप देखो लो। अब यहाँ पर एन जो है वो अब यूनिट जैसे स्टेप एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो, हाँ हाँ बोलो। अब जैसे कौन जैसे ना इससे ऊपर वाले की एग्जांपल ले लो। सही है, उसमें मुझे ना एक बात समझ में आ रही है कि एक्स ऑफ एन ना कुछ भी हो, कुछ भी उससे डिपेंड, वो ना मैटर नहीं करता। लेकिन उससे जो एन मल्टीप्लाई सही हो है, रहा है ना, वो उसको अनस्टेबल करके ही छोड़ेगा। ये मुझे बात समझ में आ गई। हाँ सही है, सही है, लेकिन हाँ अब सही है। वहां पे ना एक्स ऑफ एन स्क्वायर ले लो। सही है, अब वहां पे ना मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये कौन सा सिग्नल है। सही है, तो ये स्टेबल कैसे हुआ? ये तो सिग्नल पता चलने के बाद ही पता चल सकता है कि भाई वो ये उसका बस आउटपुट है या नहीं। वैसे यार सर ने तो इसमें यही बोला था कि यूनिट इम्पल्स आके देख लो, अगर उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू लिमिट हो रही है तो सही है, वरना नहीं है। अब अंदर की कहानी पता नहीं क्या है। और रोहन, अगर अगर यहाँ पे ये होता कि ये रैम फंक्शन होता, सही है, तो रैम सिग्नल, तो वो तो फिर रैम अनस्टेबल हो रैम जाता। हाँ रैम सिग्नल तो होते हैं अनस्टेबल है, तो है ना? ये कि या वो स्टेप हाँ बात, या हो सकता है चलो लेकिन ये कि वो सर को ही आप देख रहे हो, तो लेकिन ये कि हम सपोज कर लेंगे यहाँ हमेशा यूनिटी आएगा। सही है, सपोज कर लेना, तो उसके हिसाब से हम एनालाइसिस करेंगे यूनिट के हिसाब से। सही है, अगर यहाँ यूनिट सिग्नल आएगा तो वो हमेशा 1 ही देगा,
तो यहाँ पर यूनिट सिग्नल आएगा तो वो 1 देगा, लेकिन उसको n जो है वो अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि वो बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी वैल्यू। जितना आप n बढ़ाते रहोगे n बढ़ता रहेगा। सही है। तो अब आते हैं ये बाकी ये यूनिट डिले हुआ है, शानवा समझ गया। अभी उस पे चल लेते हैं, मेथड्स हाँ पे चल लेते हैं। हाँ सही सही है है। सही है। तो और बाकी तो ये यही हुआ है कि ये यूनिट डिले का बताया हुआ है कि हमें यूनिट डिले करना है तो इस तरह करना है, यूनिट एडवांस करना है तो इस तरह करना है, 2 टाइम डिले करना है तो आप 2 डिले को एक साथ लगा दो और ये ऐड कर दो, इस तरह कुछ हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो यही हुआ, और जो अगर आपको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको ये एरो लगाना पड़ता है। और बाकी ये कि एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में वही आ जाता है, यहाँ पर आपको कन्वोल्यूशन आता है। सही है। अगर आपको कोई भी सिग्नल का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है ना, तो बेसिकली उसका ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको समझाने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि ये चीज़ जो है वो आपकी पोजीशन बता रही है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है। और एक्स एन आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 0 है तो इसका मतलब है कि 0 पोजीशन पे है। सही है। और इसके साथ अगर एक्स के, इसका मतलब ये है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये वाला सिग्नल है, ये वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये वाला सैंपल है, तो यहाँ पर इसकी ये एक्स के इसका मैग्नीट्यूड है और एन माइनस की इसकी पोजीशन बता रही है कि भाई रोहन मुझे इसको इतना डिले करो। फ्रीज हो गई है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। तुम पढ़ा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। ये मैं एनालिसिस शुरू कर दी मैंने तो। आ रही स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ आ रही है रोहन। सही है। तो बेसिकली ये सम ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका इस तरह बता रहा होता है कि ये आपकी पोजीशन को शो कर रहा होता है और ये आपके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है। तो इसी तरह आप हर को ना कहते हो तो वो पूरा एक सिग्नल बन जाता है। सही है। ये फॉर्मूला बेसिकली ये बता रहा है कि आपको ये वाली चीज पोजीशन बता रही है, ये वाली चीज उस पोजीशन पे उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। मिसाल के तौर पर ये वाला सैंपल है, ये एन माइनस के पोजीशन है, मतलब ये ओरिजिन से इतना दूर है, इतना के टाइम यूनिट दूर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स के है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ 2 है तो एक्स के यहाँ 2 होता। इसी तरह आप हर सैंपल को सम करते रहोगे ना तो पूरा आपका सिग्नल आ जाता है। सही है। अगर अब आपको इसमें इसको कन्वर्ट करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स पे, ये आपके पास सिग्नल है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है 2 है, यहाँ लिखा, इसमें इसमें उसका ओरिजिन ही नहीं बताया बाबा। अब ये किस तरह समझाऊं, 2 1 3 -1 और 1, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका हाँ ओरिजिन 3 है। इसका ओरिजिन 3 है। सही है। तो 3 के अंदर ये 3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी पोजीशन क्या हो गई, ओरिजिन, ओरिजिन एन, एन पे वो 1 देता है तो ये वही आ गया। अब -1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये ओरिजिन से कितनी दूर है, -1 यूनिट है, तो n-1 और -1 इसका मैग्नीट्यूड। और ये 1 वाला अगर हमें इसको तो ये कितनी ओरिजिन से कितनी दूर है, n-2, तो यहाँ पर n-2 हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहाँ अब ये वाला 1 देखो, अब ये एडवांस कितनी दूर है, ये +1 दूर है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो +1 आया और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 0 को तो हम ऐसे छोड़ दो। 2, 2 कितनी दूर है, 2 ओरिजिन से 1 2 3 3 टाइम्स दूर है, तो n+3 आ गया और 2 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स की पोजीशन को शो करता है और जो x+k होता है ना वो इसकी मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये चीज समझ में आई। रोहन ये फॉर्म तो तुमने जो समझाया वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है, इससे क्या निकलता क्या है आउटपुट। इससे ये पता चलता है कि आप किसी भी सिग्नल को ना इम्पल्स रिस्पॉन्सेज में किस तरह शो करते हो। अच्छा ये इसलिए होता है। ये फॉर्मूला वो हाँ है जो मतलब कोई भी हमें सीक्वेंस गिवन हो, सही है, उसको हम ना इम्पल्स रिस्पॉन्स में कैसे लिख सकते हैं, ये इसीलिए बस। हाँ, ये इसलिए होता है बेसिकली। अच्छा इस टॉपिक का नाम क्या है, बाकी कोई हेडिंग गिवन है। टॉपिक का नाम तो वो है
एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। सही है, सही है। बाकी यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या किया है कि दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन को हमने इंडिविजुअल पे लिया है, सही है। और तो क्या होगा कि जितनी भी रिस्पॉन्सेज है हमने उसका इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म किया। देन हमने स्केलिंग प्रॉपर्टी की मदद से उसके एक्स के को हमने बाहर निकाल दिया। डेरिवेशन है वैसे, आनी तो है नहीं। और हमने जो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एच एन के बराबर ले लिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया कम्प्लीटली, ऐसा कुछ हो रहा है। इसको आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक सिग्नल है एक्स एन और एच एन। अब हमें ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एक ग्राफिकल मेथड ये होता है कि आप हर एक उस पे निकालो, हर एक सैंपल पे निकालो। अब मिसाल के तौर पर y2 पे निकालोगे, दूसरे दूसरे वाले सैंपल रोहन, पे निकालोगे, तो रोहन ये कॉन्वोल्यूशन ही होता है ना, इसको कॉन्वोल्यूशन कहते हैं ना। इसको कन्वोल्यूशन कहते हैं। हाँ, इसको मतलब कन्वोल्यूशन ही कहते इसका हैं, ये ऊपर वाला काम। कौन- हाँ, मतलब ये क्या बताता क्या है कि मतलब एक सिस्टम है जहां से आउट हम एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो सही है। एक्साइटेशन दे रहे तो हो, उसका आउटपुट उस ये आएगा। वो जो हम एक्साइटेशन दे रहे हैं और उस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, उन दोनों का हाँ, इफेक्ट आउटपुट पे क्या पड़ रहा है, यही बताता है ये। उसका उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये बताते हैं सही है। ये। उसका आउटपुट होगा क्या। बाकी रोहन ये दो चीजें ना मैंने क्लास मिस की थी शायद, ये ग्राफिकल मेथड और ये कौन सा मेथड है ये। ये अजीब सा ये कि ये आसान है। इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि आप हर एक सैंपल का अलग अलग निकालते हो। तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपने एक से दो दो सिग्नल है, एक एच एन है और एक एक्स एन है। सबसे पहले फिर आपने क्या किया कि हमने जब दूसरे सैंपल के लिए निकाला, तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर एन को 2 रख दिया, क्योंकि दूसरे सैंपल के लिए निकालना है 2। देन हमने क्या किया, देन हमने ये किया कि एक्स के इसी देगा पूरे फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है, मैंने k+2 के अंदर सबसे पहले हमें टाइम शिफ्टिंग करनी पड़ती है। याद रखना, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आए तो उसमें सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग होगी। तो जब हमने +2 के साथ उसको टाइम शिफ्टिंग किया तो वो उसका ओरिजिन 2 टाइम मूव हो गया। देन उसको हमने फोल्ड किया तो हमारे पास ये वाला सिग्नल आ गया पूरा। फिर दोनों को हमने ओरिजिन को मैच किए और फिर ये किया कि हमने प्लस कर दिया, प्लस ही किया है मेरे ख्याल में। हाँ, फिर हमने क्या किया, प्लस कर दिया, प्लस नहीं किया सॉरी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे पर हमारे पास जो रिजल्ट आया ना, हमने फिर ईच रिजल्ट को प्लस कर दिया। उसके बाद हमारे पास उस ईच सैंपल की वैल्यू आई है। मतलब y2 टाइम इंडेक्स से शो कर रहा है बेसिकली। इस टाइम इंडेक्स के अंदर, इस सैंपल के अंदर इसकी वैल्यू ये है। तो ये बहुत बड़ा लंबा मेथड है कि हमें हर एक सैंपल की पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक एक करके। इसका तरह एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप दोनों सिग्नल लो और दोनों सिग्नल को, अच्छा इसके अंदर फोल्ड करते हैं दूसरे वाले में, कोई है फिटिंग में, सुहेब है, नहीं शाहनवाज कुछ याद है, दूसरे वाले में फोल्ड करते हैं हम लोग। यार मैं बता तो रहा हूँ कि क्लासेस मिस की हुई थी मैंने इसकी। यार इसमें कुछ होता था। उमर उमर से पूछ, उमर। बंदे गायब हो गए, यही है सही। क्या समझाना बड़ा मुश्किल है इसको। नहीं, मेरे ख्याल से फोल्ड नहीं होता, एज इट इज आता है। ये देखो अच्छा रोहन, बेसिकली ये हुआ, ये जो दो मेथड हैं, ये दो मेथड काम एक ही करते हैं कि किस काम नहीं सैंपल पे करते। मतलब किस टाइम इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ रही है। नहीं, लेकिन ये वाला मेथड आपको डायरेक्ट बता देता है, वायन पूरा अच्छा, एक साथ बता देता है। यहाँ पर आपको ईच सैंपल का बता रहा होता है, समझ रहे हैं। 2 का मतलब क्या है कि ओरिजिन से दूसरा सैंपल,
शायद। अब यहाँ पर देखो इसका मसला क्या आ रहा है क्वेश्चन दूसरे वाले में मसला आ रहा दूसरे वाले पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब तो ये देखेगा ना, अभी तक -1/1 डायरेक्ट लिखा, टू ऑरिजिन को हमने इन दोनों के ऑरिजिन को मैच किया, देन मल्टीप्लाई किया है बस। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया ना प्लस करने के बाद, उसको फिर हमने बस यूं करके लिख दिया। और इसका ऑरिजिन क्या होगा, जहाँ पर और दोनों ऑरिजिन को मल्टीप्लाई करके वो आ रहा होगा, वैल्यू आ और रही होगी। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहले वाले उसमें ना पहले वाले क्वेश्चन में हमने शिफ्ट किस लिए किया था? मेरे ख्याल से ओरिजिन मैच करने के लिए मे बी। इसलिए किया था क्योंकि ये कौन है 78? अच्छा अरहम 78। तो बात इसके अंदर बस कुछ नहीं है, दोनों के ऑरिजिन को मैच करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, जो आंसर आएगा ना वो आपका yn होगा। सही है, धन्यवाद, समझ रहे हैं? ये देख 141, दोनों के ऑरिजिन को एक साथ लाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो उसका ऑरिजिन होगा, वहां पर उसका ऑरिजिन लाई कर रहा होगा। सही है, जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या मतलब? ये देखो अपना ये देखो, ये सिग्नल है, ये वाले 141 और -3 2 1 2 -3। सही है, 1 4 जा 4, ये इसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही होगी, इस जगह। तो जो इसका आंसर आएगा ना, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट सिग्नल का ओरिजिन होगा। सही है, सही है शाहनवाज, हेलो। कोई और ही बता दो, उमर। हाँ रोहन। हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये चीज समझ में आ रही है? ये देखो 141 को यहाँ लिखा, इस वाले उसको यहाँ लिखा, देन हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली जिस तरह मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना हम। फिर देन इसका ओरिजिन क्या होगा रिजल्टेंट सिग्नल का, वो वहां होगा जहाँ दो ओरिजिन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। 1 4 जा 4, दोनों ओरिजिन मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आंसर ला रहे हैं। तो ये जो इसका इसका जो वो देगा ना एडिशन, वो आपको ओरिजिन होगा। ये चीज ये बता रही है। सही है, सही है रोहन। सही है। बाकी लेंथ ऑफ कन्वोल्यूशन में पता नहीं क्या करवा रहे थे, सर छोड़ दो, काम यार सही में रोहन, सही ये है। 141 को नीचे नहीं कर सकते? 141 को नीचे भी कर सकते हैं, उल्टा होके मल्टीप्लाई कर दो, तो मसला फिर नहीं है। आपकी जो है ना प्रोसेस वगैरह कम हो जाएगा। क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मसला नहीं है। सही है, ऊपर नीचे क्या रोहन? मतलब 141 को नीचे कर दो, 3 2 क्या 1 2 होता है 3 2 ये माइनस, सिग्नल वगैरह का आपस में मल्टीप्लाई करने से होता क्या है? आपका जो रिजल्टेंट सिग्नल है ना वो आता है। ये आया, तो सही है। ये तो हम लोग कन्वोल्यूशन में भी करते थे, एच ऑफ एन और एक्स ऑफ एन करते थे, फिर एच को जो है ना डिले कर देते थे, एच ऑफ एन माइनस के कर देते थे। हाँ तो ये अगर आपके पास फाइनल इनपुट है तो इस पे अप्लाई होता है। अच्छा अगर आप अच्छा। अब वहां पर तो आपके पास रेंज ही वन होती थी ना, यहाँ तो फाइनल इनपुट है। सही है, और बाकी लेंथ सही ऑफ सही समझ कन्वोल्यूशन, समझ गए आप? ये एनालिटिकल कंप्यूटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, ये किसी को समझ में आया? शाहनवाज ये आया? नहीं रोहन, ये भी नहीं आया। ये आ तो गया मुझे, लेकिन ये कि चलो सही है। इसमें बेसिकली देखो, दो एक्स एन है, दो एच एन है। किसी भी एक सिग्नल को ना हम एन माइनस के ले लो, उसको आपने डाला, देन अब आपको क्या करना है कि आपको इसके लिमिट्स निकालने हैं बेसिकली। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, यूनिट सिग्नल की के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो और यहाँ पर भी एन माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है।
तो जब हमने माइनस के को इधर लेके गए तो क्या हो गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू के। इसको हमने थोड़ा अपने आसानी के लिए हमने इसको इस तरह लिखा है, ये वही बात जो ऊपर करके निकलेगी। तो हमारे पास क्या शो रोहन हो यार रहा है कि इसमें इसको थोड़ा ना सही से समझाओ, क्योंकि ना मुझे ये करने में मसला आता है। लिमिट्स निकालने में। हाँ मतलब वो मतलब कैसे इन्वर्ट हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन कब हो जाता है? ये देखो, n माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, k को तो सिंपल मैथ में इधर लेके चले जाता है, हाँ क्या हो सही ले जाएगा, जाता हूँ। तो क्या तो हो प्लस जाएगा, के हो n जाता है। n ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाएगा। सही हाँ है ना। और अगर मैं इसको इस तरह लिखना, अगर मैं एरो को पलट दूं तो इसकी वैल्यू भी पलट जाएंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएंगी। हाँ सही है, हो जाएगी। तो हमने बस इसको अपनी आसानी के लिए ये दिखाने के लिए लिखा कि k लेस देन इक्वल टू n है। सही है, समझ गया। तो क्या क्या चीज शो कर रही है कि k 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसकी लोअर लिमिट क्या आ गई 0, और k जो है वो n से छोटा है, तो ये इसकी अपर लिमिट आ गई, ये n। अच्छा अच्छा रोहन, मिसाल के तौर पर अगर ये है कि k माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। k माइनस टू, तो आपको क्या है, k माइनस k टू माइनस टू, हाँ k माइनस टू हो ही नहीं सकता, n माइनस टू होगा। हाँ चलो n माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं, n माइनस टू k माइनस टू ही होगा। रोहन चलो k माइनस टू है, k माइनस हाँ, टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सही, अब तुम मुझे इसकी लिमिट्स निकालो, कैसे निकालोगे? तो उसमें क्या होगा, n ग्रेटर देन इज इक्वल हाँ टू k। इसका मतलब क्या है कि k छोटा है किससे, 2 से। 2 से। हाँ, तो बस ये चीज शो करेगा ये। सही है। देन आपने जब आप जो इसके लिमिट डिफाइन कर दिए तो क्या होगा कि यूनिट इम्पल्स से होते ही वन है, तो हमने इसको गायब कर दिया। देन हमने बी एन को बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ के की वैल्यू इस पे काम हो रहा है। फिर हमने इस पे ये एस एन का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, किसी को कॉमन रेशियो निकालना आता है? रोहन देखो वो इसका फॉर्मूला। सेकंड उसको सेकंड टर्म को डिवाइड करा देते ना, मतलब थर्ड को सेकंड से करा दो, कॉमन आ जाता है रेशियो। सही है, तो बेसिकली थर्ड को सेकंड से डिवाइड करवा दो। हाँ तो ये, हाँ, ये तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर अगर आप के जीरो डालोगे तो ए अपॉन बी वन आ जाएगा। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आपकी वन आएगी। के की वैल्यू अगर तुम जीरो डालोगे तो ए रोहन अपॉन बी वन हो जाएगा। रोहन मैट्रिक्स सीरीज में हमने ना दो हाँ, फॉर्मूले पढ़े थे। सही है, एक तो वो होता सही है। है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय एक 1 होता है माइनस आर। इन्फिनिटी वाला। हाँ, वो इन्फिनिटी वाला होता है, यहाँ पर एक एक फाइनल ड्यूरेशन वाला होता है, वो इन्फिनिटी तक का एक होता है। फाइनाइट वाला होता हाँ, है। और रोहन एक एक तो वो भी करते थे ना, जिसमें मतलब आर हम पहले लिखते थे पॉजिटिव में, वो हम क्यों करते थे? कुछ याद आता है तुम्हें? उसमें पता नहीं कोई आर की वैल्यू पे कुछ होता था कि अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है तो उसमें ये होगा। हाँ वो ऐसा क्यों करते थे हम? चलो फिलहाल इसको कंप्लीट करो तुम। तो पता नहीं, वो तो मुझे भी सही याद नहीं है। तो बात ये है कि बस यहाँ पर कॉमन रेशियो निकाला, उसको फॉर्मूले में डाला, उसको सिंप्लीफाई किया, देन ये आ गया। और इसमें अगर हमें के की वैल्यू एन इन टर्म्स ऑफ एन निकालनी है, तो यहाँ पर तुम के की वैल्यू डाल दोगे, के की वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि ये शो कर रही है कि एन बराबर एन रोहन बड़ा है 0 से। आउटपुट में फिर यूएन कहाँ से आ गया दोबारा? हाँ, यू एन इस तरह आया है इसमें कि अब तुम्हें इन टर्म्स ऑफ एन निकालनी है लिमिट्स। सही है, इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स एन निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि तुम के में के की वैल्यू डाल दोगे। के की वैल्यू क्या है, 0 है ना। इसके हाँ सही है। इस लिमिट के अंदर तुम अगर के की वैल्यू 0 डाल दोगे तो एन बड़ा हो जाएगा के से, एन बड़ा हो जाएगा 0 से, जो कि ये शो कर रहा है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, जब दोनों जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और लेस देन 0 पे ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए किसकी है, ये किसकी लिमिट्स होती है, ये यूनिट इंपल्स की होती है, तो हमने इसके साथ यूनिट इंपल्स लिख दिया। हाँ
तो बेसिकली ये चीज है। बाकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के अंदर हम यही बताया हुआ है कि भाई अगर हम एक्स को एक्स के और एच एन माइनस के दोनों को आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करें तो मसला नहीं है। तो रोहन जब हमने जब पहले जब हमने लिमिट्स निकाली, ठीक है, सही है। सही है, फिर उस हिसाब से हमने लिमिट्स सेट की और ना फिर हमने ना यूनिट स्टेप को हमने गायब कर दिया। यूनिट स्टेप था ही नहीं। हाँ यूनिट स्टेप को गायब कर दिया, सही है। क्योंकि तुम कह रहे थे सिर्फ यूनिट स्टेप से ना हमने लिमिट्स निकाली हैं यूनिट स्टेप की मदद से। हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिट स्टेप की। लिमिट्स निकाली। हाँ, की लिमिट्स की मदद से। हाँ सही है। फिर हमने क्या, तुमने ये बोला कि ना यूनिट स्टेप क्या होता है, 1 होता है। सही है। सही है, ऐसा क्यों बोला तुमने कि 1 होता है? 1 उस पे होता है जब n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो ये हाँ, बता, ग्रेटर ये देन टर्म इक्वल। एग्जिस्ट। हाँ ये टर्म एग्जिस्ट कब जब करेगी, जब n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, हाँ सही है है। ना। और n लेस देन 1 पे ये, n लेस देन 0 पे ये 0 हो एग्जिस्ट नहीं जाएगी। करेगी। हाँ तो जब भी हमने यूनिट इंपल्स लगा दिया, क्योंकि हमारी लिमिट भी यही शो कर रही थी कि n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे वो ये पूरी टर्म एग्जिस्ट करेगी, n लेस देन 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा अच्छा। तो ये बात है। और बाकी बाकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि भाई दोनों को हम आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई कर दें तो मसला नहीं है। दोनों को ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देख लो, ये इस तरह भी कर सकते हैं। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक यही आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनपुट सेम आता है। अच्छा ये देखो, एक और सवाल आ गया इसमें, अगर मैं तुम्हें बोलूँ शाहनवाज तू कर तो करेगा? रोहन, उसी स्क्रीन पे हो तुम? हाँ उसी स्क्रीन पे हूँ। तो सवाल कहाँ है बताओ। ये रहा। कर्सर हिलाओ। ये रहा ना, ला तो रहा हूँ। स्टक हो गई दोबारा? तुम उसी पे हो जहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, वो पेज शो हो रहा है मुझे। नहीं ना, मैं तुम लोग पीछे हो। सही है, ये वाला है। रोहन, हम स्क्रीन ही नहीं आ रही। आ रही होगी, एक मिनट। यार उमर, तुझे स्क्रीन शो हो रही है? उमर। हाँ उम्र सो रोहन, अब तो हो नहीं रही है। गया? हो रही है, ये रोहन वाला अब सवाल देखो। अब रोहन, कौन सा देखना है? एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू एन माइनस 3। हाँ ये वाला तू बता। रोहन, पहले तो हम उससे यूनिट स्टेप की मदद से ना हमने लिमिट्स निकाल लेंगे। सही है, सबसे पहले तो आप एक्स के और एच एन माइनस के की वैल्यू डालो। पर एच एन माइनस के उसको रखो जो कि आसान है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि एन को रिप्लेस करके वो करते हैं, के रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह। हाँ उसकी जगह के रिप्लेस कर देता है। हाँ सही है। तो फिर बताइए रोहन किस तरह उसके हो। बाद हाँ रोहन हमने लिमिट्स निकाली हैं। हाँ के माइनस 3 को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर ले लिया। सही है। और सही है। उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद फिर इसकी इसकी निकाली है। हाँ सही है। एन उसके बाद माइनस के, किसको? एन माइनस एक रख दिया। एन माइनस रोहन के लेकिन ग्रेटर देन तुमने इज इक्वल टू। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के उसमें क्यों नहीं रखा तुमने?
क्योंकि यहाँ पर देखो इस यूनिट इम्पल्स की तो लिमिट क्या होती है कि वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिट क्या दी हुई है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस सिस्टम की है। तो इस सिस्टम की लिमिट निकालना है इस वाले सिग्नल की। अच्छा, साथ में दी हुई भी है उसमें। इसमें तो पता होती है ना, तो जब भी दी नहीं है इसमें तो पता है, इसमें ये बताएंगे। नहीं आ रहा रॉन मुझे समझ। इसमें ये देखो यूनिट इम्पल्स की क्या होती है, यूनिट इम्पल्स में ये होता है कि आपकी लिमिट दी हुई, लिमिट नहीं दी हुई होती है, आपको पता भी होती है नेचुरली। यूनिट इम्पल्स जब एग्जिस्ट करता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब भी हमने यहाँ पर जब इसका हमने यूनिट इम्पल्स की अंदर की वैल्यू को किया ना कंपेयर लिमिट निकालने के लिए, तो जब भी हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, जब भी k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। और अगर हम अब इस सिग्नल की निकाल लें ए एन माइनस के की, तो ए एन माइनस के के अंदर आप ये करोगे कि हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो n माइनस के की क्या लिमिट है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो n माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी हमने -1 रखा और जब हमने इसको इवेलुएट किया तो पता चला कि k लेस देन इक्वल टू n+1 है। सही है। सही है। तो हम जो की चीज हमें ये शो कर रही है कि k की वैल्यू 3 से बड़ी है, ये हमारे पास लावल लिमिट आ गई। और k लेस देन है n इज इक्वल टू n+1 से, ये हमारे पास अपर लिमिट आ गई। तो यहाँ देखो हमारे पास यही हुआ है, कहाँ है, इससे डायरेक्ट कर दिया। अब अगर आप हमें n की, अब हमें इन टर्म्स ऑफ n निकालना है। अब हम इन टर्म्स ऑफ n निकालने के लिए क्या करेंगे कि k की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर। k की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास k की वैल्यू है 3, तो 3 और हमें n निकालना है, तो 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा 2। तो फिर जब भी ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ये आया समझ, नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया रॉन। ये देखो यार, ये मैं तो देखो बेसिकली एक लिमिट हमें क्या बता रही थी कि k ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। सही है। और एक हम्म। और एक लिमिट हमारे पास क्या बता रही थी कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और n माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। नहीं रॉन, ये थोड़ी थी, यही थी। ये एक हाँ सिग्नल रॉन, हमें एक ये ये बता थी, रहा है और एक सिग्नल ये थी, हमें ये बता रहा है और n माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1। रॉन, हमने इस पे 1 ही क्यों रखा? क्योंकि इम्पल्स है इसलिए। कहाँ पर, कहाँ पर -1? -1 क्यों रखा हमने? हम तो हमेशा लिमिट्स निकालने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। नहीं, जो उसकी अपनी लिमिट्स होती है ना वो रखते हैं। यहाँ पर पता है यूनिट इम्पल्स की लिमिट्स क्या होंगी। ये मतलब जब इसको हम, ये ना 3 पे ना, जब हाँ हम इसको शिफ्ट करेंगे 3 यूनिट, ये वहां पे जाके अपना रेस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा, 1 देना स्टार्ट कर देगा। हाँ, वो तो सही है, लेकिन यूनिट फंक्शन की वो क्या होती है वैसे, लिमिट क्या होती है। लिमिट ये होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 देता है। हाँ, तो यहाँ पर जब भी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है
और अभी आप इस पे काम, इसके लिए लिमिट पे काम निकाल लेते, लेकिन अगर जब आप एच एन माइनस के लिए काम करोगे तो उसकी लिमिट क्या दी हुई है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। -1। अच्छा -1। हाँ, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर मैं इसको एवेलुएट करूं तो ये क्या होगा, ये चीज ये शो करेगा कि हमारे पास अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो के को मैंने उधर भेज दिया, 1 को मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू के। n+1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू के, है ना? हाँ सही है। और अगर मैं इसको अपनी आसानी के लिए, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं अपने अपने लिए, के लेस देन इक्वल टू n+1। हाँ, तो ये क्या शो कर रहा है कि के की वैल्यू क्या है, लेस देन 1+n है। हाँ सही है। सही है। और मतलब और इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 3। तो इसका मतलब है ये 3 से कहाँ तक जाएगा? इसकी लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट इसकी n+1 है। हाँ, क्योंकि के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और के लेस देन इक्वल टू 1+n है। हाँ सही है। सही है। अब हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एन, इन टर्म्स ऑफ एन निकालना है, तो ये देखो इन टर्म्स ऑफ एन निकालने के लिए ना यहाँ पर के की वैल्यू डाल देते हैं। के की वैल्यू क्या सही है? है। ये 3। तो बेसिकली क्या होगा फिर, ये हो जाएगा n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 1+n, है ना? हाँ 1+n n+1। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं 2, ये 3 - 1 हो जाएगा 2। अगर मैं इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह लिखूं के n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी कब? जब n जब जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। बिल्कुल। और n लेस देन 0 पे क्या हो जाएगी, n लेस देन 2 पे क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, बिल्कुल। तो देखो यही चीज शो की हुई है, देखा क्या? वहां पर हमने फिर यूनिट इम्पल्स को गायब किया कैलकुलेशन की, और अगर हमें इसको यूनिट इम्पल्स में शो करना है तो हमने यूनिट इम्पल्स को n-2 के साथ शो कर दिया। सही है। यूनिट इम्पल्स को हमने क्या समझा? किया, n-2 पे शो। यूनिट क्या है, n ग्रेटर क्या देन कह रहे इक्वल हो? टू 2, हाँ सही है। है ना? मैं बोल रहा हूँ अगर एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 2 पे, तो हम ग्रेटर देन 2 के बाद रिस्पॉन्स शुरू होता है इसका, है ना? हाँ तो सही ये है। शो किस तरह करेंगे कि हम उसको टाइम शिफ्ट कर दें। अच्छा जब भी हम सही हमेशा है। यूनिट इम्पल्स से ही शो करवाएंगे इसको, क्योंकि वो 1 हो जाता है ना फिर, इसलिए। हाँ जरूर। हाँ इसलिए फिर, और वो ऑटोमेटिक 0 भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी एन की लिमिट अगर मिसाल के तौर पर रोहान हो जाती कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती 4। तो n-4 कर देता कि वो 4 के तो बाद शुरू करें आपका रिस्पॉन्स। हाँ, तो और 1 हो जाए और मेरे पास मेरा आउटपुट आ जाए। हाँ बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये वाला काम हुआ। अच्छा, अब अगली स्टेप के अंदर ये हो रहा है कि आपका ना दोनों लिमिट ये हमें ये चीज बता रही है कि के लेस देन 0 है और के लेस देन n है। सही है, लेस देन और इक्वल इसके टू अंदर 0 जब, है। और देखो दोनों क्या बता रही है, दोनों ये चीज बता रही है कि अपर लिमिट बता रही है, के की वैल्यू 0 से कम है, के की वैल्यू n से कम सही है ना? सही है। तो इस केस में हम ये करते हैं कि हम ना इसको पहले हम इन टर्म्स ऑफ n लाएंगे, इस वाली के अंदर हम k की वैल्यू डालेंगे, फिर क्या हो जाएगा, n लेस देन 0, ओ n सही ग्रेटर है। देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ये चीज शो कर रही है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये एग्जिस्ट करता है। और रोहन n लेस, रोहन ये रोहन ये के लेस देन इक्वल टू 0 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कैसे चेंज किया? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कैसे चेंज किया हमने? किसकी बात कर रहा है? यही जहाँ पे तुम्हारा कर्सर है। ये काम हुआ हुआ है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर माइनस के है
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। माइनस के है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। और अगर मैं के को इधर ले जाऊं और यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, तो क्या हुआ ये? ये सही है, के लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, सही है। ये लिमिट तो आ गई इसकी। और दूसरी चीज का शो कर रही है के लेस देन इक्वल टू एन। अब तू के एक चीज यहाँ पर कंसिडर कर रहा है कि दोनों अपर लिमिट बता रहे हैं, हाँ, सही है, है ना। तो हम सही है। एक इसमें फिर एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले इसको इन टर्म्स ऑफ एन लाते हैं। इन टर्म्स ऑफ एन लाने का क्या मैंने बोला था कि के की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। हाँ, सही है। जब मैंने इसमें के की वैल्यू डाली और के की वैल्यू 0 है, इसको अगर मैं अपनी आसानी के लिए यूं लिखूं तो एन, ये पूरे इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी कब? जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। हाँ, सही है। तो फिर क्या होगा, फिर और एन लेस देन 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए सर ने दो चीजें अपनाई थी। जब भी दो चीजें सेम आ जाए ना, जब भी दो इक्वेशन है, दो अपर लिमिट्स आ जाएं, दो अपर लिमिट्स आ जाए बिल्कुल, तो तो फिर क्या पहली करते हैं अपन, उसमें? फिर उसमें हम ये करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके जाएगा एक 0 तक। सही है। सही है। और एक माइनस इन्फिनिटी से लेके जाएगा एन तक। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 पर, और एन लेस देन 0 पे है ना। हाँ, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रोहन यार इसमें थोड़ी मिस्टेक नहीं है? मुझे भी लग रहा है। रोहन भाई ये टॉपिक शुरू से समझा दो। कौन है, कौन आया? शुरू से समझा दो ये टॉपिक। हमाद है, हाँ हमाद। भाई। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमाद, हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। सही है, सही है। सही है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एन ग्रेटर देन इक्वल टू की सूरत में हम उसको माइनस इन्फिनिटी से लेके गए 0 तक, और एन लेस देन 0 पे हम इसको माइनस इन्फिनिटी से गए लेके गए एन तक। ऐसा पता नहीं क्यों किया है। रोहन वैसे ये मुझे थोड़ा, ना लिमिट्स थोड़ी ना खराब लग रही हैं यार। ये आएगा तो देखो, मुझे याद पड़ रहा है कि सर ने बोला था ये आएगी माइनस इन्फिनिटी तक ही, लेकिन हमने एक निकाली है माइनस इन्फिनिटी तक, और एक निकाली है हम। अच्छा, के की वैल्यू हमें क्या शो कर रही है? के की वैल्यू एग्जिट ये करती है कि के की वैल्यू, हाँ ये देखो, यहाँ पर के लेस देन 0, जो जो कि हमें ये शो कर रहा है कि हमें सबसे पहले 0 तक निकालें, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, तो के लेस देन एन भी है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके एन तक, जिसने फिर इसकी वजह से हमारा यूनिट इम्पल्स गायब हो गया और ओनली बचा माइनस के को हमने फिर, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हमने फॉर्मूला लगाया ए पर 1 माइनस आर, इसको हमने ऐसा लिखा और फिर ये हो गया। शाबाश, ऐसा कुछ हो रहा है भाई इसमें। रोहन नहीं आ रहा समझ भाई। ये याद रखो कि ये कुछ ना मसला हो रहा है इसमें, ये कि जब भी दो अपर लिमिट आती है ना तो कुछ और हरकत होती है। अब वो हरकत मुझे ऐसे समझ में आ रही है कि के ले एक क्या है वैल्यू है, के लेस देन 0, तो उसको हम पहले लेके जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक के को, और दूसरी इक्वेशन हमें ये बता रही है कि के लेस देन इक्वल टू एन तक, तो हम इसको फिर के को माइनस इन्फिनिटी से लेके लेके जा रहे हैं एन तक। सही है। तो जब भी हम इसको खोलेंगे ना, तो ये बताओ, ये वो बन गया अपना, ये अपना ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। इसको खोला तो ये 1/1 माइनस ए आया, यहाँ पर ए की पावर माइनस एन अपॉन 1 माइनस ए आई, जिसकी वजह से, और फिर ये इसका आंसर है। इसमें ऐसा कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से, अजीब सा हो रहा है ये। और फिर इसको हमने अलग से भी लिखा हुआ है।
यार इसका कॉपी ये वर्क इतना क्या चीज अजीब है, हुई है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, करके यही देखें तो। हम। कॉपी वर्क भी अजीब ही है, यही तो बात ये है कि यहाँ पर 1/1 माइनस ए से कुछ मैंने ये मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा देख लेंगे बाद में। अच्छा दूसरा वाला देखो ना, दूसरा वाला भी सब ऐसे हुआ हुआ है। उसके अंदर बस ये कि यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी चेंज की है इसके अंदर अच्छा कि रोहन जब ये ये दो बता, वैल्यू एक्सन की तो दोनों को हमने दोनों। हाँ रोहन रोहन एक चीज बता दो कि बोलो। जो तुमने इसी इसी सवाल में जिसमें मसला आ रहा है, उसमें जो हम लिमिट्स निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ एन, तो वो क्या हमने सही निकाली है? हाँ देखो वो हमने सही देखो निकाली है। देखो, यार ये देखो, जब k लेस देन इक्वल टू 0 था, हाँ सही है, तो हमने ना वहां पर ना k की जब वैल्यू पुट की, k की वैल्यू क्या है वहां पे, n पुट की ना, हाँ बिल्कुल। सही है, तो n लेस होना चाहिए था, n लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन यार ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो गया? अरे अपने शानवा इसमें पुट किया हमने हाँ तो की वैल्यू। तो देखो ना एन ग्रेटर ही तो है, यहाँ पे देखो एन ग्रेटर, इसके मुंह खुला हुआ है एन के साइड, यहाँ पे देखो इसका मुंह खुला हुआ है एन के साइड। हाँ हाँ शाहनवाज सही तो है लिखा है। हेलो शाहनवाज, हेलो हेलो हेलो। हाँ रोहन बताओ। ने बोला सही तो लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है। देखो मुंह एन की तरफ खुला है, यहाँ भी देखो मुंह एन की तरफ खुला है। क्या मसला है? सही तो अच्छा है। तो ये इस तरीके से निकाली हमने। हैं? क्या निकाली है? अच्छा के की वैल्यू जब 0 थी, तो उस पे हमारी जो लिमिट आई है वो आई है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ इसमें डाला है के। और सही है, जब हमने इसकी लिमिट निकाली इन टर्म्स ऑफ k, जब k लेस देन इक्वल टू n था, सही है, तो हमने k की वैल्यू वहां पे 0 पुट की, ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ। अब ये अगला वाला अच्छा काम मुझे लगता है के की लिमिट में हुआ है, और फिर पता नहीं ये इक्वेशन कैसे बन गई, ये देख लेना, ये मालूम कर लेंगे बाद में। बाकी अगला ये सवाल देखो, अगले के अंदर हमने क्या किया है, एच एन है और एक्स एन है, तो हमने इसको अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। देन हमने ये चीज एनालाइज की है कि भाई ये दो, ये इस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये दूसरी वाली इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, और इस जगह दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको हमने इन टर्म्स ऑफ इसमें लिख दिया है, ऐसे कुछ हो रहा है इसके अंदर। और कैस्केड में हम कैस्केड रोहन कर देते हैं। दोबारा बताओ शुरू से, ये दोबारा बताओ क्या बताया तुमने अभी। यहाँ पर देखो दो सिग्नल हो रहे हैं ना, तो इसको हमने एक एक करके मल्टीप्लाई किया दोनों से, ये दिखा? सही है। फिर देन क्या किया हमने, दोनों को अलग अलग काम किया दोनों के लिए। सही है। लेकिन हाँ बात सही है। दरअसल यहाँ पर ये है कि दोनों हर उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों को अपनी अपनी लिमिट्स में एग्जिस्ट करती है। तो पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली टर्म जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी 0 है। देन यहाँ से लेके 0 से बड़े तक के उसमें वो है, वो वहां पर नॉन जीरो है। और जो दूसरी वाली टर्म है वो यहाँ से लेके -2 तक 0 है, और -2 के बाद वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर देखो -2 से पहले वाली दोनों एग्जिस्ट नहीं करती, -2 से -2 और 0 के दरमियान में सिर्फ दूसरी वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। और 0 n ग्रेटर देन k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये देखो शानवाज, यहाँ से मेन चीज है, पहली वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म लेस देन 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करती है, वो हमें लिमिट से पता चला है।
और यहाँ पर वो -2 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती और दूसरी वाली टर्म -2 के बाद एग्जिस्ट करती है। तो एक हिस्सा हमारे रोहन पास पहली जीरो पहली पहली टर्म जो है ना वो कब एग्जिस्ट करती है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ, तो ये नॉन जीरो लिखा हुआ है। ये हाँ सही है, लेकिन दूसरी वाली क्या कह रही है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे करती है। एज कब, बिल्कुल हाँ। तो अब हमें इन टर्म्स ऑफ इस तरह लिखना है कि यहाँ पर देखो n लेस देन -2 पे ये दोनों जीरो हैं, तो हमने डायरेक्ट जीरो लिख दिया। सही है, n लेस हाँ देन सही है। -2, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, दूसरी टर्म हाँ एग्जिस्ट करती है। ये तो सही हमने है। दूसरी टर्म की वो लिख दी सिंप्लीफाइड इक्वेशन माइनस में, पता नहीं माइनस आएगा इसके अंदर लाजमी। देन अब ये वाला हिस्सा आ गया जहां पर दोनों एग्जिस्ट करती है। हाँ सही है। तो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे दोनों एग्जिस्ट करती है, तो हमने ये दोनों मिला के लिख दी। ये चीज हो रही है सीन। यहाँ पर कैस्केडिंग हो रही है, ये दो सिस्टम को आप कैस्केडिंग कर दो। बेसिकली आप T1 एक दो सिस्टम है तो दोनों को TC ऐसा कुछ हो रहा है, कैस्केड हो रहा है बेसिकली। और अगर दोनों T1 एंड T2 सिस्टम लीनियर है तो दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइम इनवेरिएंट का बताया हुआ है कि टाइम वेरिएंट भी है, और कॉजलिटी ऑफ LTI सिस्टम भी निकाला हुआ है हम लोगों ने यहाँ पर। भाई ये सब पूछेंगे टी तो में नहीं? क्या करते हैं? कॉजलिटी में क्या ये कह रहे चेक हो? करते हैं, उसे प्रेजेंट पे डिपेंड है ना। हाँ तो ये कैसे पता चलता है? तो ये सर ने इसकी कोई बड़ी सी वो इक्वेशन, बड़ी सी कुछ क्या बोल रहे हो? यह रोहन भाई अच्छे से समझाओ रोहन भाई। अगर अच्छे से जा रहा हूँ मैं, लेकिन बात ये है कि मैं सब चीजें समझा नहीं रहा क्योंकि ये चीजें फालतू ही लग रही थी मुझे तो, क्योंकि मैंने खुद भी इतना नहीं समझा। और होमवर्क करना आ जाना चाहिए हमें। हाँ मतलब मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये पूछा तो नहीं है, पूछा है वैसे एक जगह। तो यहाँ पर ये है कि पता नहीं यहाँ पर कॉजैलिटी और LTI सिस्टम एग्जिस्ट करती है जब आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स ना लेस देन 0, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये बता रहे हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम में हम इस तरह चेक करते हैं कि अबे रोहन, तुम तो बस भाई आ गए और गायब हो गए। अब कुछ तो पढ़ाओ उसमें। देखो कॉजैलिटी ऑफ LTI सिस्टम इस तरह चेक करते हैं कि वो सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा हो, तो ये याद रखो। तो मेरे ख्याल से सर कुछ ऐसा कह रहे थे कि अब सिग्नल तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ना इम्पल्स का रेस्पॉन्स जो है ना हम इम्पल्स उसको का सेट कर रिस्पॉन्स सकते हैं। हमारे हाथ पे होता है। हाँ, तो कोई दोनों सिस्टम में से हम क्या चेक करेंगे, दोनों सिस्टम के हम इम्पल्स, दोनों सिग्नल प्रेजेंट दिए और हैं पास्ट। उसका हम इम्पल्स रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमारे पास कॉजल हुआ तो आपके पास जो कॉजैलिटी ऑफ LTI सिस्टम है ना वो भी कॉजल होगा। सही है। तो रोहन कुछ सोल्व कुछ सोल्व करके ही दिखा दो भाई। यार सवाल ढूंढना होगा, रुक जाओ ना। सवाल ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, मिल गया। अच्छा, ये दो एक सिस्टम है जिसका हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है ये। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास यूनिट इम्पल्स है, तो यूनिट इम्पल्स बताओ कॉजल है या नॉन कॉजल? यूनिट रोहन इम्पल्स ये में क्वेश्चन में आता है ना? कॉजल में आता है, क्योंकि जब हम इसको 0 पे देंगे तो वो 0 पे हमारे पास आंसर देगा। सही है। सही है। इसको अगर हम इस पे देखें तो ये नॉन कॉजल है, इसलिए नॉन कॉजल है क्योंकि ये हम इसको 1 पे मांगेंगे, वो -1 पे दे देगा, वो प्रीवियस पूछ लेगा। और यहाँ पर -n+1 का मतलब ये है कि इसको हम 1 पे मांगेंगे तो ये एंटी कॉजल है, वो फ्यूचर मांग लेगा। और यहाँ पर HN है, यहाँ पर डिफाइंड लिमिट्स है, इसकी वजह से ये नॉन कॉजल है। ये पता नहीं ये D वाला नॉन कॉजल कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता। और स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम आपको देखनी है तो आप इस तरह देखोगे उसके रिस्पॉन्सेस का सम अगर फाइनाइट है। अब मिसाल के तौर पर इसका अगर मैं यूनिट इम्पल्स के रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं 1 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 1, उसका अगर मैं सम लूंगा तो कोई इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो जब भी अनस्टेबल है। रोहन और वैसे तो अगर ये स्टेबल यूनिट स्टेप तो स्टेबल होता है। नहीं, LTI सिस्टम में स्टेबल नहीं होता शायद, एलटीआई सिस्टम में क्योंकि उसकी सबमिशन करते हैं इसलिए। इसलिए इसकी सबमिशन करते हैं जब भी। अच्छा।
और माइनस एन के अंदर भी अनस्टेबल है क्योंकि हमें इतनी बार +1 ऐड करना पड़ेगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी यही सीन है, लेकिन इस वाले के अंदर वो स्टेबल है इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास डिफाइंड वाई एक्सिस वैल्यू है, दैट्स वाई ये स्टेबल है। सही है। बाकी अच्छा, अब इसके मतलब सिर्फ अंदर जो कॉजल सिस्टम स्टेबल होता है, क्या हुआ, कॉजल सिस्टम स्टेबल होता है सिर्फ। कॉजल सिस्टम ही स्टेबल होता है? नहीं, ये कॉजल है लेकिन स्टेबल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बात ये, अच्छा इसकी एक एग्जांपल जो है वो ये वाली है, ये वाली आ सकती है कि सबसे पहले हमने ये देखो एक ये एग्जांपल है, और इसको अगर हमें इसको डायग्राम में लाना है तो सिंपल हमने इसको क्या किया है, हमने 0. सिग्नल को 0.75 से मल्टीप्लाई किया, देन इसको हमने यूनिट डिले किया है, ये बस हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। ये कन्वर्ट करना तुम लोग को समझ आ ही रहा होगा, एक बार देख लो, आ रहे हैं ना ये समझ? इसमें कुछ हुआ है नहीं ज्यादा इसमें। भाई ये तो समझ आ रहा है। है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ये तो मतलब सिंपल हमने सिस्टम बनाया हुआ इक्वेशन में से। इंटरेस्टिंग चीज मसला हो रहा था, तो जैसे -0.25x n -1 है ना, हाँ, ये माइनस वाला जो फैक्टर है ये पीछे रिवर्स में जाएगा नहीं -0.25 डायग्राम। कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, ये देखो ये गया सीधा और ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ -0.25 है, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर yn-1 है जब ये 0. पीछे जा रहा है, yn yn-1 में -1 जब ये पीछे जा रहे हैं। सही है, तो सही ये है। चीज है। वैसे आगे जाए पीछे जाए उसको मसला नहीं है क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना। हाँ ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका मसला नहीं है। रोहन क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन को सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ है, समझ में आ रहा है कैसे? पहले वो जो एक्सन जो सिग्नल है हमारा, हाँ ठीक है, उसको रोहन 1 टाइम हम डिले कर रहे हैं। सही है, वन ठीक है, टाइम फिर डिले कर उसको रहे हम हैं। किसने, सही है, फिर उसको -0.25 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। हाँ सिंपल, और फिर इसको ऐड कर दिया। सही है। और ऊपर जो है रोहन 0.75 जो है हाँ रोहन, वो भी एक्सन से कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? 0.75 एक्सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एक्सेल सिग्नल ही आ रहे हैं ना। अच्छा सही सही, हाँ आ रहा है। फिर इन सही दोनों है, को सम कर दिया। फिर पहले तो दोनों को एक्सन को सम कर डिले दिया। किया है, हाँ दोनों को सम कर दिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमारे पास एक आउटपुट आ गया। हाँ, और फिर हमने आउटपुट को डिले किया है और फिर प्लस कर दिया। फिर उसको हमने डिले किया है, फिर उसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करा दिया -0.5 से। हाँ बिल्कुल, तो ये तो चीज देख के समझ आ रही है। अच्छा अब ये दो सिस्टम आ गए हमारे पास, अब दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, सिंपल हमने इंटरचेंज किया है और कुछ नहीं किया। तो हमारे पास जो बीच में प्लस आ रहे थे ना वो इधर 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 घूम गए, हमने इन सिस्टम को चेंज किया, देन ये दोनों उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ही सिग्नल आ रहा है, दोनों यूनिट इम्पल्स के अंदर हमारे पास एक ही इनपुट आ रहा है, तो हम क्यों इसको अलग अलग कर रहे हैं? तो हमने इसको एक ही सिंगल पे रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई। और बाकी ये क्रॉस कोरिलेशन है, इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा था इतना कुछ आएगा। हाँ, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको कोरिलेशन निकालना है दो सिग्नल का, तो बेसिकली इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप वाई को फोल्ड कर दो, वाई को फोल्ड कर दो और कम वो वाला DCKI वाला मेथड था ना वो अपना दो, आगे बार रिजल्ट आ जाएगा। ये सिंपल ये है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन में अंदर भी वही कुछ हमने फॉर्मूला निकाला था, हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाली थी, देन उस इक्वेशन के अंदर से हमारे पास दो कांस्टेंट निकल आए थे हमारे पास। ये भाई ये मुझे तो लगता है इतना इम्पोर्टेंट है? जस्ट डेरिवेशन है ना, ये थोड़ी देंगे सर हाँ ना, के जब भी मैं इसको फॉर्मूले। लीव कर रहा हूँ।
जब भी मैं रोहन इसको एक दो लीव कर एग्जांपल दूं, ने रोहन 2 एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ये वाले कर देता अच्छा हूँ ना। आपको ऑटो कोरिलेशन कोरिलेशन भी निकालना कर है। लो, क्या हुआ? क्रॉस और ऑटो दोनों की बता दो। अच्छा ऐसे ही बता दूं, क्रॉस में ये होता है कि दो अलग अलग सिग्नल होते हैं, ऑटो के अंदर सिग्नल अपने साथ ही रिलेशन देख रहा होता है। सही है? नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक क्रॉस की कोई एग्जांपल करवाई थी ना सर ने, जैसे ने अब ये क्रॉस ही लिखा हुआ है करवाई ना है। कंप्यूटर RXY क्रॉस करवाई है सर ने, कोई सर ने ऑटो भी करवाई है, ऑटो को रिलेशन। ऑटो नहीं करवाया। चलो अच्छा अच्छा ये एक एक दफा बता दो कि हमें ना मतलब क्रॉस रिलेशन फाइंड करना है 2 सिग्नल्स का, XN का और YN का। हाँ ठीक है, तो हमने तो RXYL निकाला। ये हमेशा जरूरी होगा कि जो हमारा जो YN सिग्नल है उसको हम पहले फोल्ड करें। बिल्कुल, क्योंकि हमें दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसका एक बहुत ही टीडियस वो है, लंबा तरीका है। तो इसका शॉर्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले दूसरे वाले को फोल्ड कर दो, तो उससे होता ये है कि वो कन्वोलुशन वाला ऑपरेशन बन जाता है। तो जब भी आपको दो मल्टीप्लाई करने हैं ना, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि आप जो आपके पास जो नॉन रेफरेंस सिग्नल है, सही है, याद रखना हमेशा नॉन रेफरेंस वाले सिग्नल अच्छा, को करना। नॉन रेफरेंस एक सिग्नल बात वो होगा बता, जो ये दूसरा वाला होगा। पता कैसे चलेगा? हाँ अच्छा, सही है, यही नॉन पूछ रेफरेंस रहा था सिग्नल कि हमेशा पता कैसे चलेगा कौन सा रेफरेंस है। जो पहला है वो रेफरेंस है, जो दूसरा है वो नॉन रेफरेंस। तो यहाँ पे सही इसका है, मतलब है वाई को फोल्ड करेंगे। इसका मतलब है कि वाई को फोल्ड करेंगे, बिल्कुल वाई को फोल्ड करेंगे, दोनों को कॉन्वोल्यूशन, फिर कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, और कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन में जो ई एन डी एस का मेथड था ना, वो वाला होगा। दोनों के हमने दोनों को इस तरह लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर इन्होंने आया, और दोनों का वाई देखो यार। सही है। अच्छा रोहन ये यहाँ बताओ पे वो जो इन्होंने एक्स को दूसरा भी, मेथड था। हाँ हाँ अरे पूछो पूछो क्या पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था यहाँ पे इन्होंने एक्स को भी फोल्ड किया हुआ है ना, वाई को तो चलो किया हुआ है, एक्स को भी यहाँ पे फोल्ड नहीं, किया एक्स हुआ को है, फोल्ड नहीं देखो। किया। एक्स को फोल्ड किया क्योंकि सर ने बोल रहा था आप दूसरी एग्जाम्पल करो जिसमें आप एक्स को फोल्ड करो। सही है, तो मतलब वहां उस पर हिसाब आपने हमने से ऐसा तो क्यों यहाँ पे आर वाई एक्स निकाला। अब वहां पर हमने आर वाई एक्स निकाला था, याद रखना। सही है, सही है। बेसिकली यहाँ दो एग्जाम्पल हुई हुई है, एक एग्जाम्पल ये हुई हुई है आर एक्स वाई। और दूसरी RYX हुई हुई है, मतलब हमेशा जो है ना हाँ वाला जो होता है रेफरेंस होता है, दूसरा नॉन रेफरेंस, तो हम फोल्ड हमेशा दूसरा नॉन नॉन रेफरेंस रेफरेंस वाले को होगा। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फोल्ड हमेशा अच्छा नॉन रेफरेंस वाले को करोगे। सही है, और यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल हुई हुई है ये वाली आर वाई एक्स की। तो जब भी हमने यहाँ पर ये वाले सिग्नल को फोल्ड किया है। सही है, सही है सही है। बाकी यही यही चीजें मुझे दिख रही थी, बाकी तो सही। बस चैप्टर नंबर 2 खत्म, ये चीज है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं। और कुछ सवाल है?